Hello everyone. Welcome to our Yan Padhaku. And as you all know that I'm Divya, your science educator, and we are revising and clearing the concepts for term 2 science. And today in this session, I'm going to discuss the electricity chapter with you, and you know that it is chapter number 5. तो ऑलमोस्ट टर्म 2 के हम काफी चैप्टर्स कर चुके हैं एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद 2 मोर. इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमारा एनवायरमेंट चैप्टर रह जाएगा रिवीजन के लिए और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. So today let's start with electricity. So before we start, I would like to tell you, जैसे कि आपको पता है बच्चे, अरिहंत की ये टर्म 2 की बुक मार्केट में आ चुकी है एंड आई वुड सजेस्ट कि ये बुक आप लोग ले लो, क्योंकि इस बुक के अंदर एक तो चैप्टर वाइज आपको सब इम्पोर्टेंट थियोरेटिकल पार्ट दिया है और उसके बाद आपको कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए. न्यूमेरिकल के लिए तो बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला है इस बुक का आपको. और उसके बाद हर चैप्टर का प्रैक्टिस प्रॉब्लम, सॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी. तो जो बच्चे ये बुक्स ले चुके हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से तो आप लोग सब ले चुके हो, क्योंकि जब से टर्म 2 का प्रिपरेशन शुरू किया है आई हैव बीन टेलिंग यू कि इस बुक को रखो. तो जिन जिन बच्चों के पास ये बुक है इसको खोल लो और कॉपी और पेन तैयार कर लो. एंड यू नो दैट इसके अंदर अभी आज हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इट इज ऑन पेज नंबर 70. पेज नंबर 70 से लेकर 72 तक पूरा थ्योरेटिकल पार्ट दिया है, सारे फॉर्मूलाज इंक्लूडेड है. उसके बाद आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए गए हैं और फिर उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इसके और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है विद एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो आज हम यहाँ पे इस सेशन में बहुत से क्वेश्चंस करने वाले हैं और उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने इस बुक से भी लिए हैं. तो मैं आपको बताती रहूंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इस बुक से पिक किए गए. सो लेट्स क्विकली बिगिन. तो इस चैप्टर के बच्चे जो टॉपिक्स है हमारे पास, आपको आना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड इट्स डिपेंडेंस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रिक पावर. तो ये सारी टॉपिक्स जो है ये आपको अच्छे से आने चाहिए और आज इस सेशन के अंदर मैं कोशिश करूंगी कि हर तरह का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करो. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियरेंस फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस, ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस. इनके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. और मेरी कोशिश रहेगी कि क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको सबके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दूं. बट इफ इन केस कोई चीज रह जाती है और जहां पे आपको डिफिकल्टी लगती है तो यू ऑलवेज हैव अ ऑप्शन कि आप कमेंट सेक्शन में लिखकर छोड़ दो. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट और मैं कोशिश करूंगी कि कुछ भी चीज अनआंसर्ड ना रहे. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास बच्चे, व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस. हमारे पास 2 तरह के चार्जेस कौन से होते हैं? राइट यूनिट ऑफ चार्ज एंड द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इट. और थर्ड पार्ट है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि 2 तरह के चार्जेस कौन से होते हैं, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, जो करंट की आप कह सकते हो कैरियर्स हैं, वो हमारे पास होते हैं 2, पॉजिटिव और नेगेटिव. वी हैव 2 चार्जेस. और आपको ये भी पता है, ये एक फैक्ट है कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो हमेशा आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट. और जो सेम चार्जेस होते हैं वो हमेशा आपस में क्या करते हैं? दे रिपेल. तो ये चीज आपको याद रखनी है. अब इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, तो जो यूनिट हम यूज करते हैं दैट इज कूलम. और उसको आप सी से डिनोट कर सकते हो, कैपिटल सी से. अब जो कूलम है मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका यूनिट तो कूलम है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पूछा गया है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज को आप कैलकुलेट कर सकते हो N इंटू ई से. Q इज इक्वल टू N इंटू ई, जिसमें ये जो N है इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो E है दैट मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है दैट इज डिनोटेड बाय E. और जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स क्वांटिटी है, ये आप लर्न कर लेना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. दिस इज E. अब फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया. थर्ड पार्ट है कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर. तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हो तो
तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हो तो अगर आपके पास चार्ज दिया है 1 कूलम, आप 2 कूलम 4 कूलम कितने भी कूलम्स में फाइंड कर सकते हो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को n रख लेंगे और E आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ये फिक्स वैल्यू होती है, इसको आप याद कर लो। तो n जो होगा दैट वुड बिकम 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो कभी भी किसी चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हो या कभी दिया हो कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसका चार्ज क्या बनेगा, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, very important, it forms the basis of this chapter and the question is state Ohm's law। we have to state Ohm's law। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बच्चे, जो ये Ohm's law है, it is basically a relation between the potential difference और करंट के बीच का रिलेशन है। it is a relation between potential difference and करंट, जो हमें ये बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट पे किस तरीके से डिपेंड करता है या करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे किस तरीके से डिपेंड करता है, और किसी भी एक चीज को बढ़ाना या कम करना, इंक्रीज या डिक्रीज करना, उसका दूसरे पे क्या इफेक्ट होता है। Okay, so this is actually a relation which is stated by Ohm's law। तो Ohm's law को समझ लेते हैं। So basically Ohm's law is given by a scientist Ohm, तभी यहाँ पे इसका नाम ही Ohm's law है। और इस Ohm's law के अकॉर्डिंग at constant temperature, मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, मतलब टेम्परेचर बदले नहीं, तो सर्किट में जितना करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो करता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इन द वायर। तो इसको हम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब आप हटाओगे, तो आपको पता है जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट का यूज करना पड़ेगा, और इस केस में जो कांस्टेंट है दिस इज R। और आपको ये भी पता है कि कभी कांस्टेंट का नाम होता है, कभी कांस्टेंट का नाम हम सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रख देते हैं। यहाँ पे नाम है इसका, और इसको हम क्या बुलाते हैं, इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। इस कांस्टेंट का नाम क्या है, रेजिस्टेंस। तो V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसको आप इस ग्राफ से भी प्लॉट कर सकते हो। लेट्स से आपने करंट इस एक्सिस पे ले लिया और पोटेंशियल डिफरेंस इधर, सो दे वेरी लीनियरली, क्योंकि ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा उतने अमाउंट से। ठीक है, तो दे वेरी, द ग्राफ इज लीनियर, लिख देती हूं मैं यहाँ, द ग्राफ इज लीनियर। और आपको पता है कि जब आप V डिवाइडेड बाय I करोगे इट गिव्स R, तो जो स्लोप ऑफ ग्राफ है दैट गिव्स यू द रेजिस्टेंस बिकॉज इट इज इक्वल टू R। So slope of graph gives you the resistance. So I think you got it। तो Ohm's law जब भी आपको आ जाता है पेपर में तो आपको उसका स्टेटमेंट लिखना है, कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना नहीं भूलना। करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स, दैट इज दिस, और वी कैन राइट like that is this, but we can write like this also। and removing proportionality sign ये जरूर लिखना, we get R where R is a resistance। and also show the graph। वेरिफिकेशन अगर ओम्स लॉ की करनी हो वो आप इस डायग्राम से कर सकते हो। तो अगर आप डिफरेंट वैल्यूज लेते जाओगे, रियोस्टैट एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। रियोस्टैट जो होता है इट हैज वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो इसकी रेजिस्टेंस चेंज कर करके अगर आप V और I की वैल्यू वोल्ट मीटर और एमीटर से लोगे तो आपको हमेशा पता लगेगा कि जो V डिवाइडेड बाय I है उसका वैल्यू जो क्या होता है, इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट। तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। सो आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसी पे, स्टेट द लॉ विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हमें वो लॉ बताना है कौन सा है जो हमें रिलेशनशिप देता है करंट मतलब I और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, और हमें यूनिट को डिफाइन भी करना है रेजिस्टेंस के। तो अभी हमने डिस्कस किया
कि जो लॉ है which gives the relation between current and potential difference, that is the Ohm's law. And as per this, if the temperature is constant, then the current is directly proportional to the potential difference applied. And if you remove this proportionality sign, we make use of constant R, and here in this case, this constant is named as resistance. Okay, now we need to define the resistance also, but before we go with the definition of the unit of resistance, unit तो मैं आपको बता देती हूँ, resistance का unit होता है ohm, but before we go with it, I would like to explain more about resistance to you. तो रेजिस्टेंस जो बेसिकली होती है तो यहाँ पे कांस्टेंट, बट इसको आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज. अब क्या होता है, अगर कोई वायर है, वायर में इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो जब ये मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपस में टक्कर भी करते हैं. दे ऑल्सो कोलाइड विद ईच अदर, टक्कर करते हैं, और इनके कोलिजन की वजह से सपोज यहाँ इलेक्ट्रॉन दो कोलाइड कर रहे हैं, तो पीछे वाला इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा सकता. सो बेसिकली आप कह सकते हो कि इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में क्या आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन. तो जितने ज्यादा कोलिजन्स होगी उतनी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगी और उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगी. तो रेजिस्टेंस इज बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, एंड इट वी गेट टू सी रेजिस्टेंस जस्ट बिकॉज ऑफ द collision between the electrons, collision between the electrons, and also the collision between the electron and the inner wall of the conductor. ओके, अब रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, हमारे पास ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V = IR, तो इसी से आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना सकते हो V/I. और रेजिस्टेंस को फाइंड मेजर करने का यूनिट है ओम, और इसको लिखने का तरीका है इस तरीके से, ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो. अब अगर हमें कोई कहे कि आप 1 ओम को डिफाइन करो, तो इस फॉर्मूला में पुट करो रेजिस्टेंस 1 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट और करंट का यूनिट होता है एम्पियर. तो इसका डेफिनेशन बना लो. तो रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम, रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम कब, जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हो, व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड और 1 एम्पियर करंट कंडक्टर से फ्लो कर रहा हो, व्हिच अलाउज 1 एम्पियर करंट टू फ्लो थ्रू इट. तो कैसे करोगे, कोई भी यूनिट का डेफिनेशन बनाना हो तो लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिख लो दैट दिस इज सेड टू बी दिस. जैसे मैंने यहाँ बोला रेजिस्टेंस सेड टू बी 1 ओम, और आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है और करंट फ्लो करता है, तो इसका स्टेटमेंट बना लो. व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड व्हिच अलाउज 1 एम्पियर ऑफ करंट टू फ्लो थ्रू इट. और अलाउ वर्ड मैंने यहाँ क्यों यूज किया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी करंट होता है, इसीलिए. सो आई होप यू गेट दिस कि किस तरीके से आपको इसको डिफाइन करना है. Okay, next question again on resistance. Define resistance. So this also we have already done. Obstruction to the flow of charge. Obstruction to the flow of charge. और इसके साथ साथ आपको ये भी पता लग चुका है कि रीजन क्या है रेजिस्टेंस का. ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से है, ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल्सो विद द इनर वॉल ऑफ द कंडक्टर. एसआई यूनिट भी कर चुके हैं. रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है ओम, और हम उसको ऐसे डिफाइन करते हैं. और अगर आपसे कोई पूछे कि 1 ओम किसके इक्वल होता है, तो आप लिख देना इट इज इक्वल टू 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर. सो दिस वी हैव ऑलरेडी डन, कि मैंने सिर्फ यहाँ इसलिए रखा था ताकि मैं आपको रिकॉल करा सकूं कि रेजिस्टेंस का डेफिनेशन और उसका यूनिट और उसका यूनिट का डेफिनेशन या उसका फॉर्मूला हम इस तरीके से देते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The values of current I flowing in the given resistor for the corresponding values of potential difference V across the resistors are given as below. मतलब आपको V और I का वैल्यू दिया है, ठीक है, यहाँ पे एक किसी रेजिस्टर के लिए. तो we need to plot a graph between V and I, और हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस B. तो आपको पता है V और I का जो ग्राफ है, तो V और I का ग्राफ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो ग्राफ होता है वो लीनियरली वेरी करता है, और जो ग्राफ का स्लोप होता है वो आपको क्या देता है, रेजिस्टेंस, बिकॉज R इज इक्वल टू V/I. तो हमें ये वैल्यूज दी है. तो इन वैल्यूज को यूज करके सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस को आपने इस एक्सिस पे रख लिया और करंट को आपने इधर रख दिया. अब इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, तो ये हमने यहाँ पे देखो उसी अकॉर्डिंग उनको मार्क कर लिया.
सिमिलरली अब हमें करंट भी दिया गया है 0.1 टू 0.11 से इंक्रीज हो रहा है ना, और बीच में अब एब्रप्ट आपको 0.2 भी इंक्रीज दिख रहे हैं, तो वही वैल्यूज हमने यहाँ पे ले ली। अब एक वैल्यू फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ किया, सेकंड को सेकंड के साथ मैच किया, थर्ड को थर्ड, और फिर जब इन पॉइंट्स को हमने मैच किया तो हमारे पास ग्राफ क्या आ गया, लीनियर, विच एक्चुअली शोज कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। अब जो ये स्लोप है, दिस स्लोप, जो ये स्लोप दिख रही है आपको, दिस डिनोट्स द रेजिस्टेंस, दिस डिनोट्स द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस निकालने के लिए स्लोप ऑफ ग्राफ है विच इज इक्वल टू V बाई I। अब यहाँ पे V आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो, V बाई I आप कैसे निकालोगे, तो इसके अंदर हमने 1.5 माइनस 1.0 लिया, दिस किसी भी पॉइंट्स के बीच में निकाल सकते हो, और इसमें भी 0.3 माइनस 0.2, तो आपके पास क्या आ गया, ये 5 ओम। तो आपको ऐसे कहीं पे भी अगर वो फाइंड करना चाहते हो, कहीं पे भी फाइंड करना चाहते हो, तो आप किसी भी दो वैल्यूज को लेकर, जैसे अब देखो यहाँ पे हमने y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, मतलब दो वैल्यूज को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल वैल्यू 0.5 डिवाइडेड बाई 0.1, क्योंकि आप देखो इसमें इस तरीके से भी ले सकते थे, तो किसी भी कांस्टेंट को आप अगर ऐसे यूज करोगे, किसी भी वैल्यूज को करोगे, तो इट विल गिव द स्लोप विच विल बी 5 ohms। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन द शेप ऑफ वायर डिपेंड्स। हमें फैक्टर स्टेट करने हैं कि रेजिस्टेंस जो हम पढ़ चुके हैं वो किस चीज पे डिपेंड करती है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है, why are metals good conductors of electricity and why glass is a bad conductor, give reason। थर्ड पार्ट, what type of material is used in the electrical heating devices, और उसका रीजन देना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, क्योंकि हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, और रेजिस्टेंस अभी आज तक आप इतना जान चुके हो दैट इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। फर्स्ट पार्ट की ही बात कर रही हूं मैं अभी, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, दिस इज रेजिस्टेंस। सो लेट्स सी कि कौन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। So resistance depend upon these following factors, length of wire पे, area of wire पे, nature of wire पे और temperature पे। इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ वायर पे। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपके पास इतनी लेंथ की वायर है और अगर आपके पास इतनी लेंथ की वायर है, तो किसके अंदर कोलिजन्स ज्यादा होंगी, क्योंकि बेसिकली कोलिजन्स की वजह से ही तो रेजिस्टेंस होती है। अगर आप किसी सड़क पे जा रहे हो, एक छोटा पाथ कवर कर रहे हो और एक बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना है, तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ कोलिजन्स के चांसेस है दैट वुड बी मोर ऑन द वायर ऑफ मोर लेंथ और मोर ऑन द रोड विथ मोर डिस्टेंस वेयर वी आर कवरिंग। सो दैट मीन्स रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे। So more is the length of wire, more is the number of collisions, and hence more is the resistance. Okay, moving on to the area. Dependence of resistance on area of wire. अब आप मुझे बताओ, एक हमारे पास वाइड रोड है और एक हमारे पास नैरो रोड है, किसमें नंबर ऑफ कोलिजन्स होने के चांसेस ज्यादा है? अगर बहुत सारी कार्स चल रही हैं तो कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे टक्कर होने के चांसेस ज्यादा है? ऑब्वियसली नैरो में ज्यादा है ना, क्योंकि इसमें तो वो इजिली पास कर पाएंगे, उनके पास स्पेस है। तो सिमिलरली रेजिस्टेंस का भी हम ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप कार की तरह मान लो तो वो आपस में टक्कर ज्यादा कब करेंगे? जब वो नैरो पाथ से मूव करेंगे। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब अगर थिक वायर होगी तो कोलिजन्स कम होंगे। कोलिजन्स क्या होंगे? थिक वायर होगी कम, तो इस वजह से रेजिस्टेंस भी कम होगी। बट अगर आपकी वायर थिन है, मतलब नैरो वाली बात कर रहे हैं, पतली है, तो कोलिजन्स भी ज्यादा होंगे और रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। सो मोर इज द एरिया, लेस इज द रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि कोलिजन्स आर लेस एंड दे कैन पास इजिली, और वाइस वर्सा। इसीलिए आप कह सकते हो थिक वायर ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू दी थिन वायर। ओके, तीसरा फैक्टर, डिपेंडेंस ऑन द नेचर ऑफ वायर। तो
तो वायर जो है ऑब्वियसली वो कंडक्टर से ही बनती है, तो वायर्स जो मटेरियल यूज हुआ है या तो वो कंडक्टर से बनी है या सेमीकंडक्टर से या इंसुलेटर से। तो जब भी हमें करंट पास कराना है कहीं पे तो ऑब्वियसली वी मेक यूज ऑफ कंडक्टर्स, ताकि वो उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो सारा का सारा करंट पास कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव निल रेजिस्टेंस। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें कुछ वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है और इंसुलेटर्स में तो बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होती है। इसी वजह से जहां पे करंट पास नहीं कराना वहां हम इंसुलेटर्स को यूज करते हैं और जहां हमें ज्यादा करंट चाहिए वहां कंडक्टर्स को यूज करते हैं। तभी आपने देखा होगा घर के अंदर जो वायर्स लगी होती है, वायर अंदर से कॉपर की बनी होती है, बिकॉज कॉपर इज अ कंडक्टर, गुड कंडक्टर, इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट प्रॉपर्ली। बट जो बाहर है वहां पे प्लास्टिक का कवर होता है, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो क्या है, इंसुलेटर। इट डजंट अलाउ करंट टू पास थ्रू बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टेंस। Okay, the last factor on which the resistance depend, that is temperature. अब आप देखो टेम्परेचर को यहाँ पे आप कार की स्पीड के साथ मैच कर सकते हो। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो क्या होगा, वो जल्दी जल्दी चलेंगी कार्स, ज्यादा जल्दी जल्दी चलेंगी तो कोलिजन्स भी ज्यादा होंगी और रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। सिमिलरली अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट और ज्यादा हो जाएगा, कोलिजन्स और ज्यादा हो जाएंगी और रेजिस्टेंस भी और ज्यादा हो जाएगी। सो आई होप यू गॉट इट कि दीज आर द फैक्टर्स जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। और इन सारे फैक्टर्स को अगर आप क्लब कर दो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो इन दो फैक्टर्स को बेसिकली क्लब करके आप एक रिलेशन बना सकते हो that R is directly proportional to L and inversely proportional to A. And removing proportionality sign here, we make use of constant, and this constant is called as resistivity. इसको resistivity, इसको specific resistance कुछ भी कह सकते हो. And this symbol of writing like this is called as rho. Symbol का नाम है, लेकिन physical quantity का नाम क्या है, resistivity, या फिर आप इसको बोल सकते हो specific resistance. तो इसके बारे में भी मैं बता देती हूँ आपको। तो R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए जब आपने फाइंड कर लिया तो रो आपके पास है रेजिस्टिविटी। इट कैन बी रिटन, इसका फॉर्मूला ऐसे कर सकते हैं। तो अगर किसी वायर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है या किसी वायर का लेंथ 1 मीटर है, तो आप देखो अगर इसमें आप इसको 1 और 1 पुट कर दोगे तो रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू R. Resistivity would be equal to R. तो हम कह सकते हैं resistivity is actually the measure of resistance of wire of length 1 meter, area 1 square area, 1 meter square. For example, अगर मैं कहूँ ये वायर है तो वायर के एक छोटे से पार्ट की जिसका 1 मीटर लेंथ है और 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, उतने पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा ना उसको हम क्या बुलाएंगे, रेजिस्टिविटी. इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी. तो पूरी वायर की रेजिस्टेंस होती है बट 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का क्या होता है, रेजिस्टिविटी. तो फॉर्मूला तो आपने इसी से समझ आ गया आपको कैसे बनाना है. और अगर यूनिट देखे तो रो को फाइंड करने का यूनिट R इज मेजर्ड इन ओम्स, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, लेंथ मीटर में होती है. कट किया तो रो का यूनिट क्या होगा, ओम मीटर, ओम मीटर. सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड. तो अभी हमारा हमने ये फर्स्ट पार्ट तो कर लिया, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने आपको काफी डिटेल में समझा दिया, क्योंकि फर्स्ट पार्ट था कि किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. अब दूसरा पार्ट है कि मेटल्स गुड कंडक्टर और ग्लास बैड कंडक्टर क्यों है. तो मैं आपको बता दूं बच्चे, कोई भी चीज गुड कंडक्टर इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जिसके अंदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हो वो गुड कंडक्टर, और जिसके जो भी बैड कंडक्टर दिया हुआ है मतलब उनके अंदर नो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये रीजन आप सबके लिए लिख सकते हो. ठीक है. थर्ड था कि कौन से मटेरियल से हम इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस बनाते हैं. सो लेट मी टेल यू कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस है हमारे, वो हम जैसे यहाँ पे मैंने निक्रोम वायर का आंसर में लिखा है, बट अदरवाइज आप इसको अलॉयज भी लिख सकते हो. बेसिकली अलॉयज आर प्रेफर्ड फॉर मेकिंग द कॉइल ऑफ हीटिंग डिवाइसेस, या निक्रोम वायर भी यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि उसकी हाई रेजिस्टेंस होती है. हीटिंग डिवाइस का मतलब होता है गर्म करना है उस चीज ने. तो इनकी अलॉयज जो होते हैं उनकी हाई रेजिस्टेंस होती है. हाई रेजिस्टेंस मतलब इनमें ज्यादा कोलिजन्स होती है. तो ज्यादा कोलिजन्स का मतलब है ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और इनका काम ही क्या है, हीटिंग डिवाइसेस में हीट प्रोड्यूस करना. और बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी ये बर्न नहीं होते. दे डोंट गेट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर.
ठीक है, इसलिए भी हम इनको यूज करते हैं। और हाई कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मतलब जैसे नॉर्मली चीज को आप हीट करो तो वो एक्सपैंड कर जाती है, बट ये जो वायर्स होती है जो ये कॉइल बनाने के लिए यूज होती है, इनका हाई कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे भी ये एक्सपैंड नहीं करती। सो दैट इज द रीजन दे आर प्रेफर्ड इन इन मेकिंग द कॉइल्स ऑफ हीटिंग डिवाइसेस। ओके, अगला क्वेश्चन, Why are coils of electric toaster and electric irons made of alloy rather than pure metal? अब देखो क्वेश्चन सेम है ये वाला और पिछले वाला, बट यहाँ पे हमने उसका कंपैरिजन प्योर मेटल के साथ कर दिया है। तो इसलिए नहीं करते, इसलिए हम अलॉयज को यूज करते हैं क्योंकि उनकी हायर रेजिस्टिविटी होती है। पहला पॉइंट, हायर रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टेंस भी लिख सकते हो क्योंकि रेजिस्टिविटी एक पार्ट का है, रेजिस्टेंस ओवरऑल भी ज्यादा होता है। दे डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न एट हाई टेम्परेचर। तो दूसरा पॉइंट, they do not burn, यही हमने पीछे भी किया था, they do not burn at high temperature. Okay, they have high melting point, तो मेल्ट भी नहीं होंगे, इसलिए इनको हम यूज करते हैं कॉइल्स बनाने को। लाइक इन कंपैरिजन टू मेटल्स, मेटल्स का रेजिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं होता, वो बर्न हो जाते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा नहीं होता जितना अलॉयज का होता है। और हाई कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी आप इंक्लूड कर सकते हो इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज फर्स्ट पार्ट, द हाईएस्ट, सेकंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम। तो बेसिकली क्वेश्चन ये कहता है कि इन 4 रेजिस्टेंस को यूज करके 4, 8, 12 और 24 इनको यूज करके इनका टोटल लोएस्ट कितना बन सकता है, कॉम्बिनेशन मतलब कैसे लगाए कि लोएस्ट वैल्यू आए, और हाईएस्ट कैसे लग सकती है कि इनका कॉम्बिनेशन हम किस तरीके से लगाए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना हमें सबसे पहले ये जानना है कि रेजिस्टेंस जो होते हैं ना उसको सर्किट में हम 2 तरीके से लगा सकते हैं, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मतलब रेजिस्टेंस या तो ऐसे ऐसे लग सकते हैं, इसको बोलते हैं सीरीज, और मतलब कितने भी लग सकते हैं, और या फिर इस तरीके से पैरेलली उनको हम लगा सकते हैं, ये भी कितने भी हो सकते हैं। तो 2 तरीके हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने का। अब जब हम सीरीज में लगाते हैं तो इस तरीके से आप साथ साथ लगाते हो, ठीक है, दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज सीरीज। एक और तरीका है कि हमें सीरीज का कैसे पता लगता है, लेट्स से अगर मैं आपसे कहूं कि कोई इस तरीके से रेजिस्टेंस है और मैं आपसे पूछूं कि ये सीरीज में या पैरेलल है, तो करंट का डायरेक्शन क्या है यहाँ, वो मैटर करता है कि आपको बताने में हेल्प करता है कि सीरीज है या ये पैरेलल है। तो सीरीज के अंदर एक बात आपको याद रखनी है कि करंट का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है। सीरीज में करंट हमेशा सेम, अब देखो जो यहाँ एंटर होगा यही यहाँ सेम एंटर होगा, तो जब भी करंट किसी रेजिस्टेंस पे सेम जाता है तो वो सीरीज में होते हैं, और इसमें जो वेरी करता है वो वी वेरी करता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वेरीज। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई इस तरीके से करंट का डायरेक्शन बना दूं, तो जो करंट यहाँ आ रहा है वो कुछ यहाँ जा रहा है, वही यहाँ जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है, और इस साइड से थोड़ा जो यहाँ पे आया वो इधर, तो बेसिकली इन दोनों में सेम जा रहा है और इन दोनों में सेम जा रहा है। तो हर टाइम किस तरीके से अरेंज है उसको देखकर ही आप सीरीज पैरेलल नहीं बताओगे, करंट की डायरेक्शंस को देखते हुए भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स में आप सीरीज पैरेलल जज करोगे। ओके, अब पैरेलल की बात करते हैं। तो पैरेलल मतलब जब इस तरीके से लगाओ, और जब पैरेलल में करंट जाता है ना, तो मतलब पैरेलल को कैसे पहचानते हैं, अगर आपको ऐसा नहीं और एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिख रहा है तो उसमें रेजिस्टेंस से उल्टा होता है। इनमें करंट का वैल्यू डिफर करता है, चेंज या आप कह सकते हो डिफर करता है, लेकिन इनमें जो V है पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या रहता है, सेम। तो जैसे कि अभी पीछे ही मैंने एक डायग्राम बनाया था ऐसे इस तरीके से, तो अगर मैं आपसे कहूं कि करंट इसमें यहां से एंटर कर रहा है और यहां से निकल रहा है, अब देखो जो करंट यहाँ पे आ रहा है कुछ यहाँ जा रहा है और कुछ यहाँ, और फिर जो यहाँ जा रहा है वही यहाँ पे जा रहा है, तो ये दोनों तो हो गए सीरीज। अब ऐसे ही जो यहाँ जा रहा है यहाँ और यहाँ से निकल रहा है तो ये भी सीरीज, बट इन दोनों में करंट अलग जा रहा है, तो ये क्या हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आपको याद रखना है जब भी कभी कोई रेजिस्टेंस पैरेलल लगे वो कैसे पहचाने जाएंगे, जब उनमें करंट का वैल्यू अलग अलग है लेकिन उनका पोटेंशियल सेम है। तो अब उस न्यूमेरिकल को कर लेते हैं। तो वहां पे न्यूमेरिकल के अंदर हमें वैल्यूज दी गई थी हम रेजिस्टेंस की 4, 8, 12 और 24। 1 सेकेंड, वैल्यू है 4, 8, 12 और 24,
और हमें बताना है कि हम इसको किस तरीके से लगाएंगे। मैं आपको बता भी देती हूँ ये कौन सा क्वेश्चन है आपका। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 है 79 पेज पे। आपके पास जिनके पास बुक्स है ओपन भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 ऑन पेज नंबर 79 पेज पे दिया गया है। और देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। कहीं पे स्टक हो जाते हो तो इन सब के एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। तो ये देखो पेज नंबर 85 पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी आपसे बोला हो कि कुछ रेजिस्टेंस है और उनका हमें लोएस्ट वैल्यू चाहिए, तो लोएस्ट वैल्यू का मतलब है उन चारों को पैरेलल में लगा दो। उन चारों को कैस में लगा दो? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और अगर हमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू चाहिए हो कभी कितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का, तो मतलब उनको सीरीज में लगा दो। तो पहले हाईएस्ट वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हाईएस्ट बोला गया था। तो 4 रेजिस्टेंस इस तरीके से सीरीज में लगा दो, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम्स। और सीरीज में जब रेजिस्टेंस लगते हैं ना बच्चे, तो टोटल रेजिस्टेंस सिंपली उनको प्लस करके निकाला जाता है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और जब पैरेलल में लगते हैं, कभी चलो पैरेलल का मैं बताती हूँ, पहले सीरीज का निकाल लेते हैं। 4 + 8 + 12, कुछ भी नहीं करना, देखो कितना सिंपल है, सिंपल इसको ऐड कर देना है। तो 12 + 12 + 24, तो ये ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 48 ओम्स टोटल रेजिस्टेंस। और तो इसका मतलब ये हाईएस्ट वैल्यू है 48 ओम्स, और सीरीज में लगाकर मिल सकती है। और जब आपको लोएस्ट वैल्यू चाहिए तो इन सबको पैरेलल के अंदर लगा दो। तो इस तरीके से 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दो। सर्किट डायग्राम बनाया करो क्वेश्चन में साथ साथ, ठीक है। 4, 8, 12 और 24। और जब पैरेलल में कभी रेजिस्टेंस लगी हो ना, तो आप कैसे निकालते हो टोटल? उसको इस तरीके से रेसिप्रोकेट करके रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। तो आरपी लिख दो, मतलब पैरेलल। तो यहाँ पे बन जाएगा 1/R1 मतलब 1/4, 1/8, 1/12 और 1/24। सबका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेकर सब इसका वैल्यू जब आप सॉल्व कर लोगे ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 24/12, मतलब इसमें मैंने 12/24 आएगा बेसिकली, जिसको आप आरपी को ऊपर ले जाओगे तो वो 24/12 हो जाएगा। एलसीएम तो ले लोगे ना आप इसका, और फिर इसको ऐसे काट लो और ये आपके पास आ गया मिनिमम वैल्यू जो इन चारों के कॉम्बिनेशन की हमें मिल सकती है। तो कभी भी किसी की हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, कनेक्ट देम इन सीरीज। लोएस्ट वैल्यू चाहिए तो उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दो। समझ आ गया कैसे करना है? और ये इनके फॉर्मूलाज है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड इन पैरेलल। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल सर्किट डायग्राम प्रूव दैट the reciprocal of equivalent resistance of a group of resistance joined in parallel is equal to the sum of reciprocals of the individual resistance. कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। स्टेटमेंट मुश्किल लग रहा है बट उसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। आपको बोला है कि एक तो डायग्राम का एक यूज करो, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है? रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल of group of resistances joined in parallel. Let's say कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस कुछ पैरेलल के अंदर ज्वाइंट है, अगर मैं कहूं कि मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस पैरेलल में ज्वाइंट है, इसको R1, R2, R3 कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। तो वो हमें शो करना है, ये फॉर्मूला डिराइव करके बताना है, जो मैंने आपको बताया ना कि अभी पैरेलल के अंदर होता है, वो फॉर्मूला डिराइव करना है हमें बेसिकली। तो ये हमने एक सर्किट बना लिया, ये बैटरी लगा ली। अब यहाँ पे आपको पता है क्या चीज बदलती है? करंट बदलता है ना। पैरेलल के अंदर आई चेंज होता है, डिफर करता है, और V सेम रहता है। जो चीज चेंज होती है ना, उससे स्टार्ट करो। तो इसका मतलब इसके लिए करंट I1 होगा, एज्यूम कर रहे हैं, इसके लिए I2 और इसके लिए I3। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें ओम्स लॉ से ये भी पता है कि V = IR या I = V/R। तो अगर यहाँ पुट करो V/R, इसको मैं टोटल आरपी ले लेती हूँ कि सर्किट का आर ले लेती हूँ, तो ये होगा आपके पास V/R1, क्योंकि V को V ही रखोगे क्योंकि V कांस्टेंट है। पैरेलल के अंदर V हमेशा क्या रहता है? सेम। V को कॉमन रख लो। अगर आप V को कॉमन रखो तो आपके पास आ गया, देखो कितना इजी है इसको करना, जितने भी रेजिस्टेंस हो आप कर सकते हो। अब V से V कट गया तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया ना आपके पास, 1/RP = 1/R1, 1/R2 और 1/R3, and this is the formula in order to obtain the equivalent resistance
the reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of reciprocal of their individual resistance. तो basically जब भी ये word use हो जाए तो इसका मतलब है आपको ये formula derive करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. A student has two resistors. एक स्टूडेंट है, उसके पास दो रेजिस्टर्स है, 2 ohm और 3 ohm का. ठीक है, she has to put one of them in place of R2. यहां पे लगा सकता है वो, 2 का या 3 का लगा सकता है इसकी जगह. The current that she needs in the entire circuit is exactly 9 ampere. करंट कितना चाहिए? 9 ampere. तो आपको बताना है कि वो कौन सा रेजिस्टर चूज करेगा, 2 या 3 ohm. तो सबसे पहले जो चीज गिवन है R1 4 ohm है, R2 हमें देखना है 2 ohm हो सकता है या 3 ohm हो सकता है. करंट का वैल्यू हमें 9 एम्पियर चाहिए यहाँ पे. ठीक है, तो बेसिकली आप इसको कैसे करोगे, तो मैं आपको बता दूं. लेट्स से यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस R हम मान लेते हैं. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ओवरऑल करंट जो हमें 9 एम्पियर चाहिए, V हमारे पास दिया है 12 वोल्ट का, दिस इज गिवन. ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर, मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट की होनी चाहिए वो टोटल V 12 है और टोटल I कितना है 9 हमें चाहिए. तो टोटल आंसर हमारा कितना आना चाहिए R का 4/3, मतलब R1 प्लस R2 करके कुछ भी वैल्यू लो R2 की, जो टोटल आंसर आना चाहिए दैट शुड बी 4.3 ohms. तो आप दोनों को ही लेकर देख लो. अब आपके पास ऑप्शन थी 2 या 3. अब अगर आप ये 2 ले लो तो ये पैरेलल में है, तो आपके पास टोटल आरपी कैसे निकालोगे, 1/4 प्लस 1/2. तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4, इट वुड बी 1 प्लस 2 है ना, और ये आपके पास आ जाएगा 3/4 और आरपी आ जाएगा 4/3, और यही आपको चाहिए था. तो इसका मतलब वील टेक 2 ohms. अब मैं आपको दूसरा भी करके दिखाती हूँ. अगर यहाँ पे हम 3 ohms ले लेते तो उस केस में अगर आप टोटल आरपी निकालते, मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट निकालते, तो एलसीएम आता 12, 3 प्लस 4 ये बनता 7/12 और रेसिप्रोकल करते तो 12/7. तो ये तो फिट ना होता ना, क्योंकि हमें तो टोटल आर कितना चाहिए 4/3 ohms. तो इस तरीके से अगर टोटल V दिया हुआ है और टोटल I दिया हुआ है, पहले आप सर्किट का टोटल R निकाल लो. ठीक है, टोटल आर निकालने के बाद दोनों को फिट करके फॉर्मूला लगाकर सीरीज या पैरेलल जो भी दिए हुए, जैसे यहाँ पैरेलल है, देख लो कि कौन सी केस में आपके पास आर उस वैल्यू के इक्वल आता है. तो यहाँ पे आर 2 ohms को लेकर जब आप यूज करोगे तो वो उसके 4/3 के इक्वल आएगा, इसलिए हम 2 ohm को सिलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मेटल वायर हैज डायामीटर 0.25 mm. एक वायर है, उसका डायामीटर है 0.25 mm. डायामीटर है तो रेडियस निकाला जा सकता है ना, तो हाफ कर दो डायामीटर का, ये आपके पास रेडियस आ सकता है, इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज्ड. रेजिस्टिविटी दे रखी है, रेजिस्टिविटी इज बेसिकली रो, और वी कैन कॉल इट एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बुला सकते हो इसको. दिस इज गिवन. तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक अ रेजिस्टेंस 5 ohm. मतलब अगर आप रेजिस्टेंस 5 ohm चाहते हो तो कितनी लेंथ की वायर लेनी पड़ेगी. तो यहां मैं आपको बता दूं, बेसिकली आपके पास हमने एक फॉर्मूला किया था रेजिस्टिविटी का, R इज इक्वल टू रो L ओवर A, और आपको पता है एरिया कैसे निकालते हो आप, यहाँ पे वायर का एरिया कैसे निकाला जाता है, पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पे आपको रो ही फाइंड करना है, तो रो का फॉर्मूला बन जाएगा R इंटू पाई आर स्क्वायर. नहीं, रो तो आपको दिया है, सॉरी, रो तो आपको दिया है, हमें L फाइंड करना है. तो L फाइंड करने के लिए बन जाएगा R इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय L इंटू रो. L तो सॉरी रह गया, L नहीं, L तो हमें फाइंड करना है. तो R आपके पास कितना दिया है 5. ठीक है, और देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखी है मैंने, तो 5 इंटू पाई इंटू 1.56 इंटू 10⁻⁻8. ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपका रो का वैल्यू दिया हुआ है 0.8 इंटू 10⁻⁸. बेसिकली यहाँ हमने जो आपको मिलीमीटर में दिया था उसको मीटर में भी कन्वर्ट कर चुके हैं अब. तो आपके पास जो लेंथ आ जाएगी दैट वुड बी इक्वल टू 30.62 मीटर्स. सिंपल R इज इक्वल टू रो L ओवर A को यूज किया, बट इसमें ट्विस्ट ये था कि आपको पता होना चाहिए था कि एरिया पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं और R डायामीटर का हाफ होता है. सिर्फ ये चीज आपको पता होती तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो. ओके, सेकेंड पार्ट. हाउ मच विल द रेजिस्टेंस चेंज अगर डायामीटर को डबल कर दे. रेजिस्टेंस कैसे बदलेगी अगर डायामीटर को डबल कर दिया जाए. तो आपको पता है R इज इक्वल टू रो L ओवर A.
A इज पाई आर स्क्वायर, और R को आप d/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो क्योंकि कर रहे हैं, तो यहां पे इसको हम डबल कर रहे हैं, तो जब आप इसको डबल करोगे इट विल बिकम लाइक दिस। ठीक है, अब ये आपके पास एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया, इसी को सिर्फ सॉल्व किया है हमने। अब यहां पे आपके पास नया आर डैश ले रहे हैं जहां पे हम इसको डबल कर रहे हैं, तो डबल मीन्स इट इज 2d/2 का स्क्वायर, सो इट कम्स आउट टू बी दिस। अब नया रेजिस्टेंस और पुराने रेजिस्टेंस का रेशियो ले लो, सब कुछ कट जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विथ r डैश बाय r इज इक्वल टू 1/4। तो इसका मतलब जो नया रेजिस्टेंस होगा इट वुड बी 1/4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व करना है। दोबारा बता देती हूँ, जो अभी रेजिस्टेंस था R की वैल्यू लेकर उसका एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल लिया गया, उसके बाद उसको डबल कर दो तो डबल हाफ कर दो, उसको थ्राइस कर दो, जो भी कहा हो उसका सेकंड रिलेशन निकाल लो। फिर जो नया रेजिस्टेंस है उसको ओरिजिनल रेजिस्टेंस का रेशियो ले लो, सब कुछ कांस्टेंट्स कट जाएंगे एंड यू विल बी लेफ्ट विद आंसर, जिससे आप उसको रिलेट ओरिजिनल रेजिस्टेंस से कर पाओगे कि वो कम होगा या ज्यादा होगा। Okay, next question is, redraw the given circuit, putting in an ammeter to measure the current through the resistors and a voltmeter to measure the potential difference across 12 ohm resistor. And what would be the readings in ammeter and voltmeter? तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक सर्किट है और ओरिजिनली सर्किट में बैटरी लगी है 6 वोल्ट की, क्लोज्ड है, और 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम के रेजिस्टर सीरीज में लगे गए हैं। ठीक है, आपको बोला है पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स और वोल्टमीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। हमें इसका V निकालना है बेसिकली, और हमें करंट मेजर करना है थ्रू द रेजिस्टर्स कितना जा रहा है, क्योंकि सीरीज में तो सेम जाएगा, और इसका V हमें फाइंड करना है। तो हमें एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग क्या मिलेगी? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे अटैच कर दिया। तो अब आपको पता है कि जो ये तीनों सीरीज के अंदर है, तो सबसे पहले तो करंट अगर हमें निकालना है, यहाँ पे टोटल करंट सर्किट का निकालना है, तो टोटल V/R लेना होगा। तो टोटल सर्किट का जो V है वो हमें लेना होगा, तो टोटल सर्किट का V आपके पास 6 है। ठीक है, और टोटल करंट सर्किट में हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है, और टोटल R हमें इन तीनों से निकालना होगा। अब क्योंकि ये सीरीज के अंदर है तो हम तीनों रेजिस्टेंस को सिंपली प्लस कर सकते हैं, तो 5 + 8 + 12, तो ये आपके पास कितना आ गया 25 ओम्स। तो जब भी कोई आपको टोटल चीज निकालनी हो ना बच्चे, तो टोटल ही वैल्यूज यूज करनी है। तो V हो गया 6 और R हो गया 25। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 0.24 एम्पियर्स। तो एमीटर की रीडिंग मतलब टोटल करंट इन सर्किट आपके पास आ चुकी है। और अगर कंफ्यूज करने के लिए आपको बोल देते हैं इसका करंट निकालो इसका, तो भी वो सेम ही होना था, क्योंकि ये सब सीरीज के अंदर है और सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है। अब आपको बोला इसका V का रीडिंग निकालना है, तो जिसका पर्टिकुलर V का रीडिंग निकालना है उसी का रेजिस्टेंस लेना है आपने। अब करंट आपके पास आ चुका है 0.24, और क्योंकि इसी का आपको V निकालना है तो इसी का हम R लेंगे। तो इसको डेसिमल हटा लो और इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.88 वोल्ट। इट वुड बी 2.88 वोल्ट सिंपली। तो इस क्वेश्चन का बेसिक चीज ये बताना चाहूंगी, अगर किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई चीज निकालना है तो उसी का R लेना है, बट जब टोटल सर्किट का निकालना है तो टोटल V, टोटल I, टोटल R यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the reason of connecting electrical appliances in parallel combination in household circuits? मतलब इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को हम हाउस होल्ड सर्किट में कैसे प्रेफर करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रेफर करते हैं, बट क्यों प्रेफर करते हैं? तो एप्लायंसेस वायरिंग जो होती है हमारे घर में, जितनी भी वायरिंग होती है वो सीरीज या पैरेलल में अगर पूछ ले तो आपको यू शुड बी क्विक विद द आंसर कि पैरेलल में होती है, क्योंकि जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हो ना तो सारे एप्लायंसेस सेम वोल्टेज पे काम करते हैं। ये नहीं कि एक थोड़ा डिम ग्लो कर रहा है और एक बहुत तेज चल रहा है, ऐसे नहीं, दे ऑल वर्क एट सेम वोल्टेज। सारे एप्लायंसेस का अलग अलग स्विच रहता है ऑपरेट करने के लिए, ऐसा नहीं कि एक में करंट ऑन होगा तो पूरे घर की लाइट जल जाएगी, ऐसे नहीं। पैरेलल के अंदर दे ऑल हैव सेपरेट स्विच टू ऑपरेट देम। और सबसे खास बात, अगर कोई एप्लायंस आपका खराब हो गया, किसी का फ्यूज खराब हो गया, तो दूसरे एप्लायंसेस पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सीरीज में होता तो वो फर्क पड़ता।
ठीक है, बट पैरेलल के अंदर अगर एक एपिलेंस खराब हो गया तो दूसरे में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल के अंदर करंट डिफरेंट रहता है. So these are the reasons that why जो हमारे घर की वायरिंग होती है, सर्किट्स होते हैं, वो पैरेलल में ही लगाने प्रेफर्ड होते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द सर्किट डायग्राम एज गिवन बिलो. ये हमारे पास एक डायग्राम दिया है जिसपे आप देख रहे हो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रेजिस्टेंस लगे हैं, बट दे आर नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. ओके, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 R4 R5 सब 3 ओम के रेजिस्टेंस है, और सिंपल सी बात है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल R फाइंड करना है. अब मैंने आपसे बताया था जब भी ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो तो जिसमें भी करंट सेम रहता है वो सीरीज में होते हैं, और जब करंट डिफरेंट हो जाता है तो वो पैरेलल हो जाते हैं. ठीक है, और फॉर्मूलाज आपको पता है कि सीरीज का आप सिंपली R प्लस करके निकाल देते हो, और पैरेलल के अंदर आप उसको रेसिप्रोकेट करके निकाल देते हो. ठीक है, अब हम देखो इसको कैसे जानेंगे. हम करंट की डायरेक्शन से देखेंगे कि ये सीरीज है या पैरेलल है. अब करंट यहां पे आया, लेट्स से, ठीक है, यहां आया. अब यहां पे जो करंट आया उसमें से कुछ यहां एंटर हुआ और कुछ यहां एंटर हुआ, बट जो यहां पे एंटर हुआ वही यहां पे गया. तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब R2 और R3 ये तो सीरीज में हो गए, देखो क्योंकि करंट सेम जा रहा है. तो हम इसके लिए टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. R2 प्लस R3 दे आर इन सीरीज, तो मतलब टोटल करंट टोटल R 3 प्लस 3 इट कम्स आउट टू बी 6. तो इसको सिंप्लीफाई करके अब हमारा डायग्राम हम ऐसे भी बना सकते हैं कि एक हमारे पास ये रह गई, ये ओरिजिनल है, और यहाँ पे एक और आ गया हमारे पास. इस तरीके से ये डायग्राम बन गया. तो ये 3, ये हमने सॉल्व कर ली 6, ये 3 ही है, और ये भी है 3. अब ये दोनों, अब देखो जब यहां से दोबारा करंट का डायरेक्शन बनाओ तो कुछ यहां गया कुछ यहां गया, तो दोनों में अलग गया. तो अब ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में. तो इसलिए अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. 1/3 by 1/6 एलसीएम आ गया 6, 2 प्लस 3 तो मतलब 5/6. रेसिप्रोकेट कर दो क्योंकि आरपी नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो 6/5. ये भी हमने सिंप्लीफाई कर लिए. तो अब हमारे पास बचा सिर्फ ये इस तरीके से 3, ये 6/5 और ये 3. अब देखो करंट का डायरेक्शन, हर बार करंट का डायरेक्शन बनाना है. अब क्या है ये सीरीज में, तो अब टोटल आर आप इनको प्लस करके निकाल लोगे. सो आई थिंक समझ आ गई कि क्वेश्चन कैसे करना है. तो इसका ये क्वेश्चन कौन से पेज पे दिया मैं बता देती हूँ. इट इज ऑन पेज नंबर, एक सेकेंड, हमने कहीं कैलकुलेशन तो नहीं गलत की है, मुझे ये देख लेने दो. 632 था, ओहो एक कैलकुलेशन गलत कर दी यहाँ पे, ये वैल्यू गलत निकाली. 6 यहाँ 1 आएगा, तो ये बन गया 3/6 और ये बन गया 6/3, तो ये आ गया आपके पास 2. तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है, जहां भी मैंने 6/5 लिखा था ना, वहां पे वो 2 है. तो सिंपली इसको आप टोटल आर निकालोगे तो 3 + 3 6 और 2 8. तो याद रखो कभी भी कोई भी डायग्राम हो, अब जैसे यहाँ पे ये डायग्राम मैं एक बार दोबारा से जिनको समझ नहीं आया उनको बता देती हूँ. इसके अंदर आपके पास इस तरीके से था ये, ठीक है. तो पहले हमने करंट का डायरेक्शन बनाया, तो जो करंट यहां आ रहा था हमें सिर्फ एक यही 2 रेजिस्टेंस दिखी जो कि सीरीज में थी. तो पहले हमने इनको सॉल्व कर लिया. इनको सॉल्व करने के बाद हमारा डायग्राम बन गया ये इस तरीके से, ये ऐसे ही रहा, और इनकी जगह हमने एक ही रेजिस्टेंस लगा दी क्योंकि हमने इनको सॉल्व कर लिया. फिर दोबारा से बनाया तो इन दोनों में अलग आ रहा था, तो ये कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था, इसको सॉल्व कर दिया हमने. तो इसको सॉल्व करने के बाद ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो हमारे पास अब आ गया ये, अब ये तीनों क्या हो गए सीरीज में. तो इसलिए फिर हमने इनको कितनी वैल्यू थी, 3 + 3 + 2, क्योंकि ये 3 था, ये 3 और ये इसको सॉल्व करके आया था 2. तो ये हमारे पास टोटल आर ऑफ द सर्किट बन गया R1 + R2 + R, मतलब जो भी वैल्यूज है इनकी 8 ओम्स. तो इस तरीके से आपने करंट का डायरेक्शन देखते हुए इसको सिंप्लीफाई कर देना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बैटरी E is connected to 3 identical lamps P, Q, R. एक बैटरी है जिसको 3 लैम्प्स P, Q और R के साथ लगाया गया है. Initially the switch S is kept open. स्विच ये ऐसे ही ओपन है, ओके, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा. And the lamp P and Q are observed to glow with same brightness. और ये दोनों सेम ब्राइटनेस से ग्लो कर रहे हैं. Then switch S is closed. क्लोज कर दिया, तो क्या ब्राइटनेस P और Q की चेंज होगी कि नहीं होगी.
तो ये क्वेश्चन ना थोड़ा थोड़ा उससे रिलेटेड है कि वायरिंग आप घर में पैरेलल लगाते हो, सीरीज लगाते हो, उससे रिलेटेड है। तो देखो, ब्राइटनेस ऑफ ग्लोब बल्ब P will increase and the brightness of Q will decrease. क्यों? क्योंकि जब आप उसको स्विच को क्लोज कर दोगे, जब आप इसको क्लोज कर दोगे, बल्ब Q and R will be in parallel. पैरेलल के अंदर तो सेम रहता है ना, Q और R क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे. So they will be parallel and the combination will be in series with bulb B. इसलिए जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट विल इंक्रीज. इसीलिए जो बल्ब बी है वो ज्यादा ग्लो करेगा. अब Q और R क्या है, इसमें पैरेलल में है, सो करंट गेट डिवाइडेड बिटवीन देम, इसलिए करंट Q से कम फ्लो करेगा और इसलिए वो ब्राइटर कम होगा. सो बेसिकली जहां पे भी करंट का डिवीजन हो रहा है तो वहां पे जो डिमनेस हमें दिखेगी, बट जहां पे डिवीजन नहीं हो रहा, ठीक है, पूरा करंट आ रहा है जिसके अंदर, वो ब्राइटर ग्लो करेगा. इसलिए P ब्राइटर मतलब P का ग्लो बढ़ जाएगा और Q और R में Q का कम हो जाएगा. Now let's begin with the another topic of this chapter, heating effect of current. अब देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं. ओके, पहला क्वेश्चन, राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. तो पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है, ये किसने बताया था, जूल्स ने. इसी वजह से ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं. ओके, अगला एक और पार्ट है जिसमें न्यूमेरिकल है. बेसिकली two lamps, one rated 100 watt 220 volt and the others at 60 watt 220 volt are connected in parallel to the electric main supply. Okay, find the current drawn by two bulbs from the line if the supply voltage is 220 volt. तो इस क्वेश्चन के अंदर पहले जूल्स लॉ को एक्सप्लेन करना और फिर हम ये न्यूमेरिकल करेंगे. तो लेट्स एक्सप्लेन द जूल्स लॉ फर्स्ट. तो पहली चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चे कि जब करंट, जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करते हैं, ये अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, किसी भी कंडक्टर में, और ये क्या करते हैं, दे कोलाइड विद ईच अदर, ये आपस में कोलाइड भी करते हैं, और इनके कोलिजन से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट. इनके कोलिजन से हीट इज प्रोड्यूस. तभी हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैन गिव राइज टू हीट. इलेक्ट्रिसिटी कैन गिव राइज टू हीट, मतलब उसका हीटिंग इफेक्ट एक एप्लीकेशन है कि करंट फ्लो होगा तो हीट पक्का से प्रोड्यूस होगी होगी. अब जो ये हीट प्रोड्यूस होती है, एज पर जूल्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, and it is directly proportional to the resistance also and directly proportional to T also. तो इन तीनों को क्लब करके एक बार दोबारा देख लेते हैं आप कैसे लिखोगे. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, दैट इज I स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस R एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम कि कितनी देर के लिए करंट फ्लो कर रहा है. तो क्लबिंग ऑल थ्री वी गेट H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT. और प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब आप हटाते हो तो यहाँ हम कांस्टेंट लगाते हैं Z. Z इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो इसको इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख दो तो ठीक रहेगा. H is equal to Z I square R T. So this is the Joule's law of heating, and the reason behind that why the heat is produced is the collisions. So please do not forget this, that collisions is actually responsible for the production of heat when the current flows. Okay, now moving on to the second part. सेकेंड पार्ट में कहा था कि दो लैंप से एक का पावर दिया है 100 वॉट और वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, ठीक है. दूसरा पावर है 60 वॉट और उसका भी वोल्टेज है 220 वोल्ट, ठीक है. इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है. तो हमें करंट बताना है दोनों बल्ब्स में से कितना ग्लो करे, मतलब कितना करंट पास होगा. पैरेलल में कनेक्टेड है ये, और वोल्टेज 220 वोल्ट, आपको पता है पैरेलल में भी तो सेम ही रहता है. तो हमने इनको पैरेलल में इस तरीके से कनेक्ट कर दिया और इनका रेटिंग लिख दिया. रेटिंग मतलब ये कितने वॉट की और कितने सप्लाई पे वर्क करते हैं. तो टोटल पोटेंशियल सर्किट का हमें पता लग चुका है 220, ठीक है. तो और यहाँ पे पावर दी है 100 वॉट एक की और दूसरे की 60 वॉट. तो लेट्स से पावर का एक फॉर्मूला होता है जिसमें वो वोल्टेज और करंट के साथ हम इक्वेट कर सकते हैं, P इज इक्वल टू VI. तो यहाँ पे I अगर हम निकालना चाहें तो P by V करके हम निकाल सकते हैं. तो पहले बल्ब के लिए पावर है 100 वॉट, ठीक है. तो 100 वॉट वाले के लिए करंट कितना रहेगा, तो 100 by 220.
दूसरे वाले की पावर है 60 वॉट, और उसके लिए कैसे करोगे, वैसे ही V by I, तो 60 by 220, तो दोनों को सॉल्व करोगे तो पहले में आंसर आ जाएगा 0.45 एम्पियर करंट और दूसरे का आंसर आ जाएगा 0.27 एम्पियर करंट। और हमें पूछा किसका था, करंट ड्रॉन बाय बोथ द बल्ब्स, दोनों, तो दोनों का आंसर हमारे पास आ चुका है। तो इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी था कि जो पावर है उसके तीन फॉर्मूलाज होते हैं, अभी हम डिस्कस भी करेंगे, V इंटू आई, दूसरा V स्क्वायर आर, और एक होता है I स्क्वायर आर, और एक जो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम। ये चार फॉर्मूलाज आपको पावर के अच्छे से लर्न करने। ओके, अगला क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट दो रेजिस्टर्स 2 ओम और 4 ओम के, हम लिख लेते हैं साथ साथ, इजी रहेगा, 4 ओम के, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। ओके, टू अ 6 वोल्ट बैटरी। ओके, और हमें पता है सीरीज में करंट सेम रहता है, लिख लेते हैं ताकि भूल ना जाए। फाइंड द हीट डिसिपेटेड बाय 4 ओम रेजिस्टर इन 5 सेकेंड। ये वाला रेजिस्टर कितना हीट प्रोड्यूस करता है, और टाइम दिया है 5 सेकेंड में, और हमें पता है आज पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमारा फॉर्मूला है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे R1 है 2, R2 है 4, टाइम है 5 और पोटेंशियल है 6। तो नेट रेजिस्टेंस, अब ये देखो ये सीरीज में कनेक्टेड है, आपको दिया है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में कनेक्टेड है तो टोटल R आ जाएगा 6। तो टोटल करंट जो सर्किट के अंदर होगा आपको पता है वही किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अंदर होगा, क्योंकि सीरीज में करंट रहता है सेम। तो I इज इक्वल टू V बाई आर, V है 6, टोटल R है 6, तो करंट कितना हो गया 1 एम्पियर। तो सर्किट में ही करंट 1 एम्पियर है और दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, सीरीज में, तो इसका मतलब उनके अंदर भी करंट क्या होगा 1 एम्पियर। ठीक है, तो हीट डिसिपेटेड अगर हमें निकालनी है यहाँ पे 4 ओम के अराउंड निकालनी है, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हीट निकालना है, I आपके पास आ चुका है 1, R आपने कौन से रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालनी है 4 ओम, और टाइम है 5 सेकेंड, तो ये आपके पास आ गया 20, और आपको पता है हीट का यूनिट होता है जूल, तो आंसर आ गया 20 जूल्स। तो याद रखना है आपको। अब इसमें बेसिकली क्या था कि आपके पास करंट निकालने के लिए R था, टाइम था, I नहीं था, तो I हमने कैसे निकाल लिया, टोटल सर्किट का I निकाल लिया हमने, रेजिस्टेंस पे थे तो जो टोटल सर्किट का आई होगा वही उसका पर्टिकुलर आई होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल हीटिंग एलिमेंट डज। अब हीटर, जैसे अभी विंटर्स चल रही है, हीटर लगाते हो आप, तो हीटिंग एलिमेंट तो ग्लो करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक हीटर का कॉर्ड होता है वो ग्लो नहीं करता है। द रीजन बीइंग, जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो बना होता है अलॉय से। वो किससे बना होता है, अलॉय से, और जो अलॉय होता है उसकी हाई रेजिस्टेंस होती है और उसकी हाई ही रेजिस्टिविटी होती है, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। तो इस वजह से जब उसमें से करंट फ्लो करता है वो बहुत गर्म हो जाता है और वो रेड ग्लो करने लगता है। बट जो कॉर्ड है ना उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं होता, ना ही रेजिस्टिविटी, क्योंकि वो कॉपर और एल्यूमिनियम मतलब मेटल से बना होता है, इसलिए वो ग्लो नहीं करता। सो मेक श्योर कि आप ये याद रखो कि जो अलॉयज होते हैं उनका हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टिविटी, वो बर्न भी नहीं होते हैं, वो उनका हाई कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, उनका रेजिस्टेंस हाई होता है, वो ग्लो करते हैं। लेकिन जो मेटल्स है उनका इनसे रिवर्स होता है, ना वो ग्लो करते हैं, ना उतना हाई रेजिस्टेंस होता है, ना उतना हाई रेजिस्टिविटी होता है, ना ही उतना हाई कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से हीटिंग पे आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, व्हाई फ्यूज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज का पक्का यूज होता है। और मैं आपको बता दूं बेसिकली फ्यूज होता क्या है। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फायर। फ्यूज के अंदर ना एक स्पेशल तरह की वायर लगी होती है जिसको हम बोलते हैं फ्यूज वायर। इस फ्यूज वायर का ना मेल्टिंग पॉइंट बहुत बहुत लो होता है, तो अगर किसी भी कारण करंट एक नॉर्मल वैल्यू को एक्सीड कर जाता है ना, ये वायर मेल्ट हो जाती है और सर्किट टूट जाता है। क्योंकि जब करंट एक नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली हीट भी ज्यादा होगी और इतनी ज्यादा हीट से आग लग सकती है। तो इसीलिए फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, हमें प्रोटेक्ट गार्ड करता है, क्योंकि जब इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है नॉर्मल वैल्यू से, वायर टूट जाती है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कैसे लिखोगे।
इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट. ओवरलोडिंग क्या होता है? जब बहुत से एपिलेंसेस इकट्ठे चलते हैं. और शॉर्ट सर्किट जब लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में टच कर जाती है. चाहे ओवरलोडिंग हो चाहे शॉर्ट सर्किट हो, तब भी दोनों ही कंडीशन में करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है. तो करंट जब ज्यादा फ्लो होगा, अपनी सेफ लिमिट से एक्सीड कर जाएगा, तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी. तो उस हीट से, टेम्परेचर से फ्यूज वायर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो मेल्ट होकर सर्किट तोड़ देती है और आग लगने से बच जाती है. सो फ्यूज मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट्स. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पावर. सो दिस इज गोना बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. और मुझे लगता है अभी तक जितने टॉपिक्स किए वो आपको अच्छे से समझ आ गए. सो लेट्स क्विकली बिगिन विद लास्ट टॉपिक और करके दिखाई कि हमने ये चैप्टर भी अच्छे से कर लिया है. अब देख लेते हैं पावर के कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में. तो पहला, डिफाइन पावर एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट. पावर क्या है और उसका एसआई यूनिट क्या है. तो पावर को जानने के लिए हम समझ लेते हैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट. तो पावर का बेसिकली मतलब है इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क. मतलब काम करने की क्षमता कह सकते हैं आप. तो रेट ऑफ डूइंग, रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क अपॉन टाइम. सो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. अब जो पावर है ना बच्चे, उसका जो एसआई यूनिट है दैट इज वॉट. इसका एसआई यूनिट क्या होता है? वॉट. और आपको पता है वर्क का एसआई यूनिट होता है जूल और टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकंड. तो इसको हम कह सकते हैं पावर इज सेड टू बी 1 वॉट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड. पावर को 1 वॉट कब कहते हैं? जब 1 जूल काम हो रहा है 1 सेकंड में. तो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वॉट. क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, नेम अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड. तो फिजिकल क्वांटिटी पूछा हो तो पावर, या पूछे कि भी जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू, देन इट कम्स 1 वॉट. ठीक है. बड़े यूनिट्स भी होते हैं पावर के, जैसे किलोवॉट, मेगावॉट, गीगावॉट, और एक ओल्डर यूनिट है हॉर्स पावर. 1 किलोवॉट में 1000 वॉट्स होते हैं, मेगावॉट में 10⁶ वॉट्स होते हैं, गीगावॉट्स में 10⁹ वॉट्स होते हैं, और एक हॉर्स पावर में इज इक्वल टू 746 वॉट्स. और आपने ये भी देखा होगा कि हर बल्ब के ऊपर ना लिखा होता है ऐसे 60 वॉट, 100 वॉट, 220 वोल्ट. तो इसको हम बेसिकली रेटिंग कहते हैं. क्या बोलते हैं इसको? रेटिंग. इसका मतलब होता है कि 60 वॉट का है तो मतलब ये 60 जूल्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड में. और 220 वोल्टेज जो लिखी होती है उसका मतलब होता है कि मिनिमम इसको चलाने के लिए वोल्टेज 220 वोल्ट का सप्लाई देना होगा. ओके, फॉर्मूला भी बता देती हूँ क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम इस पे. पावर का फॉर्मूला एक तो आपने कर ही लिया, वर्क बाय टाइम, और फॉर्मूला होता है V इंटू आई, वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक और फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर. तो ये जो फॉर्मूलाज है इनको रीराइट कर दिया है मैंने यहाँ पे. दिस इज V स्क्वायर बाय आर एंड दिस इज V इंटू आई. जहां पे आपको पता है आई क्या है? आई इज करंट, और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और W वर्क डन, और T आपका टाइम है, और P ऑब्वियसली पावर है. तो इन फॉर्मूलाज में जब भी आप बच्चे पावर को कैलकुलेट करते हो ना तो हम उसका यूनिट वॉट ही रखते हैं. मेक श्योर कि आप याद रखो. अब यहां हमें डिफाइन करना है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, और कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी का देना है. तो सबसे पहली चीज तो पावर अभी हम पढ़ चुके हैं. पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. पावर क्या होता है? इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. और पावर का जो एसआई यूनिट है दैट इज वॉट. दैट इज वॉट. अब डिफाइन भी करना है. तो पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम. कभी भी बच्चे आप डिफाइन करते हो ना तो फॉर्मूला जरूर लिखा करो. वो बहुत अच्छा लगता है जब आप टेम्पटेशन में ऐसे लिखते हो. ऐसा नहीं लगता कि आपने रट्टा मारा हुआ है, ऐसे लगता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की. तो पावर इज सेड टू बी 1 वॉट. डिफाइन कैसे करोगे? पावर इज सेड टू बी 1 वॉट कब कहते हैं? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन. व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, और कितने टाइम में? 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड. ठीक है. नाउ व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी? आप कुछ भी एपिलेंस आप चलाते हो ना बच्चे, तो हम बताते हैं कि कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास NPT, जिसमें बच्चे N जो होता है ना, N मैं अपनी तरफ से लगा रही हूं बट आप इसको याद रख लो. इट इज द नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ एपिलेंस. नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ एपिलेंस. अगर मैं बोलूं 5 बल्ब 50 वॉट के,
तो क्या होता है कि हम PT तो कर लेते हैं, P इंटू टी तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बट हम 5 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप इसको NPT याद रखो। N मतलब सेम तरह का एपिलेंस, 4 ट्यूबलाइटें सेम तरह की, 5 बल्ब सेम तरह के, 2 फ्रिज सेम तरह के, तो N मतलब सेम काइंड ऑफ एपिलेंस। और P तो आपको पता है, P इज पावर, और T क्या है, कितने टाइम के लिए यूज करते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं ना बच्चे, तो कमर्शियल यूनिट में जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो पावर को हम वॉट में ना लेकर किलोवाट में लेते हैं, और टाइम को हम सेकंड में ना लेकर आवर में लेते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट जो हमारे पास होता है, कमर्शियल यूनिट, दैट इज किलोवाट आवर, दैट इज किलोवाट आवर। और जितने किलोवाट आवर होते हैं ना, ये भी याद रखो, उतने यूनिट्स होते हैं। जैसे आपके घर बिल आता है कि आपका बिल आपने 50 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, तो मतलब 50 किलोवाट आवर। और किलोवाट आवर को ना जूल में भी कर सकते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। इसको याद रखो। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इसी पे क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक गीजर है विच इज रेटेड एट दिस। रेटेड का मतलब तो समझ आ गया ना, मतलब इतनी जूल्स ऑफ एनर्जी 1 सेकेंड में कंज्यूम करता है, और इतने वोल्ट पे मिनिमम चाहिए उसको चलने के लिए। तो पावर इज 1500 वॉट, और V क्या है, 250 वोल्ट। ओके, इट इज कनेक्टेड टू अ 250 वोल्ट लाइन सप्लाई, मतलब वो चलेगा, उसको 250 सप्लाई मिल रही है। अब हमें चाहिए कि वो इलेक्ट्रिक करंट कितना विड्रॉ करता है। P और V दिया है, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम एक इक्वेशन फॉर्मूला ले लेते हैं, V इंटू आई। ठीक है, तो I इज इक्वल टू P बाई V, पावर है 1500, इसमें किलोवाट में कन्वर्ट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इट बिकम्स 5 था एंड 30, और ये आ गया 6 एम्पियर। तो करंट आ गया आपके पास 6 एम्पियर। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 8 and 50 आवर्स। अब सेकेंड पार्ट के लिए 50 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, तो एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया NPT, एक ही है, एक ही इलेक्ट्रिक गीजर है, तो N को 1 लगा दिया, पावर 1500, और टाइम कितना है, 50 घंटे। तो टाइम तो आवर में दिया है, ठीक है, बट P वॉट में है, बट नो वरीज, हम पहले इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम इसको किलोवाट आवर में कर लेंगे। तो ये वॉट आवर में आया है, अब इसको हम किलोवाट आवर में करेंगे कैसे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो वो किलोवाट आवर में आ जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई तो सही किया ना, हाँ, मैं थोड़ा सा मैथ्स में वीक हूँ। ठीक है, तो 75 किलोवाट आवर, तो इट बिकम्स 75 किलोवाट आवर। ओके, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, अगर एक यूनिट की कॉस्ट है 6 रुपए, 50 घंटे चलने के बाद ये जो एनर्जी कंज्यूम करता है, बिल निकालना है बेसिकली, 6 रुपए कॉस्ट है, तो कितने किलोवाट आवर चला ये, 75 किलोवाट आवर। जितने किलोवाट आवर मतलब उतने ही यूनिट्स, क्योंकि यूनिट की कॉस्ट होती है आपके पास, एक यूनिट की कॉस्ट 6 रुपए, तो बिल निकाल लेते हैं, 5 6 30, 42 44, मतलब 450 रुपए बिल आ जाएगा। कितना बिल आ जाएगा, 450, सिंपली मल्टीप्लाई करके। अब ये सिर्फ 50 घंटे के लिए पूछा था, हो सकता है दिनों के लिए, महीनों के लिए पूछा जाए, तो उस चीज को भी मल्टीप्लाई करना है आपने। ओके, अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझ गए ना आप, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, सर्किट दिया है। ऑल्सो फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस सर्किट में पहले तो टोटल आर निकालना है, तो आपको पता है कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमें दिख रहा है कि इन तीन के अंदर अलग अलग करंट जा रहा है, मतलब R2 R3 R4 पैरेलल में है, तो जो भी चीज ऐसे दिख रही हो ना, पहले तो उसको सॉल्व कर लो। तो 1/1, 1/2 और 1/3, इस पूरे को सॉल्व कर रही हूं मैं पहले। ठीक है, तो ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा 6, तो इट बिकम 6 प्लस 3 प्लस 2, तो ये आपके पास हो गया 11/6 या 6/11 ओम्स। बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है मैंने, गलती नहीं की है कुछ कैलकुलेशन में। तो 6/11 ओम्स हमारा आ गया टोटल आर। अब जब ये आपके पास आ गया, तो हमारा सर्किट अब ऐसे बन गया है ना, ये दिया है 2, ये हमने सॉल्व कर लिया इन तीनों को, ये लिख देते हैं 6/11, और तीसरा है 2। अब देखो, अब ये सीरीज में हो गया, और सीरीज के लिए तो आपको पता है टोटल हम कैसे निकालते हैं, सिंपल प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो 4 प्लस 6/11, इसको आप सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 50/11 ओम्स। तो टोटल आर अब हमारे पास आ चुकी है ऑफ सर्किट 50/11।
ओम्स। यूनिट लिखना मत भूलना, फिजिक्स में आधा नंबर कट जाता है। अब हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टर का निकालना है, हर रेजिस्टर का करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको पता है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें ओम्स लॉ का यूज करना पड़ेगा। अब टोटल करंट निकाल लेते हैं पहले सर्किट में, तभी आप वी निकाल पाओगे सबका। तो टोटल करंट V इज इक्वल टू आई आर। V टोटल हमें दिया है 9 वोल्ट की बैटरी है, तो टोटल I और R भी हमारे पास आ चुका है। तो मतलब I आपके पास होगा 11 इंटू 9/50 विच कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 2 एम्पियर। तो टोटल करंट आ गया अब हमारे पास। अब R1 और R5 जो है वो विल बी सेम, क्योंकि वो सीरीज में है और उनमें इक्वल करंट फ्लो करेगा, क्योंकि इस डायग्राम को फॉलो करोगे अब आप, ठीक है, क्योंकि आपको हर रेजिस्टर के लिए निकालना है। तो इनका करंट तो आपको पता लग गया 2 एम्पियर, बट इनका करंट हमें निकालना है। तो इनका करंट निकालने के लिए अगर आपको पहले R2, R3, R4 सबका निकालना है, इनका आ चुका है आपके पास क्योंकि सीरीज में, तो R2 का निकालने के लिए हम V इज इक्वल टू I2 R2 लेंगे, ठीक है। पैरेलल में V सेम रहता है तो V हम सेम ले लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमें V निकालना होगा, क्योंकि V ही नहीं गिवन, V आपके पास टोटल है 9 वोल्ट, पर हमें हर एक का V निकालना होगा। बट इस पूरी जगह में जो करंट एंटर हो रहा है दैट इज 2 एम्पियर और निकल भी 2 एम्पियर रहा है। तो I को 2 लेते हुए, हर केस में I को 2 ले लो आप, तो आपके पास V1 इज इक्वल टू I1 R1, आपके पास आ जाएगा इसका 4 वोल्ट, ऐसी R5 का भी आ जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है। अब इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब इन सब का V आप अलग अलग प्लस करोगे। सो टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V5, और हमें इसका नहीं पता तो इसको हमने V डैश लिख दिया। क्या लिख दिया? V डैश। नाउ V2, V3 और V4 बिल्कुल सेम होंगे, विच इज इक्वल टू V डैश, विच इज फर्दर इक्वल टू 1V, ठीक है। अब हम सबका I निकाल लेंगे। अब जब आपके पास V आ गया है तो आपके पास I, जैसे आपको 2 का निकालना है तो I इज इक्वल टू V बाय R, तो V2 बाय R2। ऐसे ही जब आपको 3 का निकालना है तो V3 बाय R3, जब आपको 4 का निकालना है तो V4 बाय R4। तो V सबका आपके पास 1 है, तो 1 बाय R कितना है इनका? इसका R है फर्स्ट केस का, इसका 1, 2 और 3 R है, तो 1 और इसका 2 और इसका 3, और इसको ऐसे सॉल्व कर लो। इट वुड बी 1 एम्पियर, इट विल बी 0.5 एम्पियर, और ये बन जाएगा 0.33 एम्पियर। तो इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी थी, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो सकती थी कि जब यहाँ पे V नहीं था आपके पास, तो टोटल V तो 9 है ना हमारा, तो टोटल V 9 है, इसका V प्लस इसका V प्लस इसका V, इस वाली जगह का, तो ये आपके पास V आ जाएंगे क्योंकि I और R पता है। इसको, इसके लिए हमने सॉल्व कर लिया इसको और फिर वैल्यू में पुट कर लिया। ओके, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमीटर को हाउ इज एमीटर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि एमीटर एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट, जो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए लगाया जाता है, और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब जो एमीटर है ना, वो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगाया जाता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, लिख लेते हैं, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब रेजिस्टेंस जो है उसके साथ सीरीज में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका लो रेजिस्टेंस होता है, और दूसरा बात यह है कि सीरीज के अंदर आपको पता है कि जो करंट है वो कांस्टेंट रहता है। तो बिकॉज ऑफ इट्स लो रेजिस्टेंस एंड बिकॉज ऑफ द constant value of I in series, it is always preferred to use it in a series circuit। और ऐसे ही अगर मैं वोल्ट मीटर का भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, उसका भी बता देती हूँ। डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, V से डिनोट करते हैं, और इसको हम पैरेलल में लगाते हैं। इसको हम, जैसे ये रेजिस्टेंस है तो इसके पैरेलल में लगाएंगे। क्यों? बिल्कुल इससे ऑपोजिट, क्योंकि इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, और दूसरी चीज पैरेलल के अंदर V कांस्टेंट होता है। तो वोल्ट मीटर का आंसर आए तो ये लिख देना है, और करंट का आए तो आपको ये लिख देना है। ओके, अगला क्वेश्चन। द पावर ऑफ अ लैम्प इज 100 वॉट। एक लैम्प है, उसका पावर है 100 वॉट। फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड, मतलब बिल वाला क्वेश्चन है ये, इन 1 मिनट। बहुत इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो 1 मिनट को हम आवर्स में करेंगे, तो आपको पता है यू विल डिवाइडेड बाय 60। सो E इज इक्वल टू NPT, चाहे 1 हो बट N को नहीं भूलना आप, ओके। सो 1 by 60, सो इट कम्स आउट टू बी
10/6 which is 3/5. तो 5/3 watt hours, 5/3 watt hours, जिसको आप किलोवाट आवर में भी कर सकते हो by dividing it with 1000. ठीक है, तो इसको आप करके सॉल्व कर लोगे. इसका मैं आपको बता देती हूँ आंसर क्या आएगा और ये कौन से पेज पे दिया है आपको. बेसिकली हाँ, ये पेज नंबर 80 पे दिया है बच्चे. 24 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, 24 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट दिया है आपको. ठीक है, तो जब यहाँ पे अभी जो आपने इसको सॉल्व किया तो ये वॉट आवर में आ गया, बट अगर आप चाहो तो इसको आप सेकंड्स में भी निकाल सकते थे. अगर आप मिनट को सेकंड में कर दोगे, मिनट को 1 into 60 कर दोगे तो 60 सेकेंड हो जाएगी. तो आप इसको वॉट सेकेंड में भी निकाल सकते थे, मतलब जूल में भी निकाल सकते थे. तो अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई होता है कि किलोवाट आवर में निकालो, वॉट आवर में निकालो या जूल्स में निकालो, तो उसी अकॉर्डिंग आप यूनिट्स को कन्वर्ट कर लेना. बट क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया तो इसको मैंने वॉट आवर में सॉल्व कर दिया. So we have reached the end of this session. I hope कि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाए अच्छे से समझ आ गए होंगे. तो अभी आपने क्या करना है कि अपनी इस टर्म 2 की हेल्पिंग हैंड को खोलना है, अरिहंत की बुक को, इसकी थ्योरी को दोबारा से रिवाइज करना है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स को खुद करके देखना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने हैं, और फिर इस चैप्टर का जो टेस्ट दिया आपको, प्रैक्टिस टेस्ट दिया है, बेसिकली वो भी आपको करना है. इसका जो प्रैक्टिस टेस्ट है ना बच्चे, एक बार बुक खोल लो. इसका जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो आपको दिया गया है पेज नंबर 90 पे. तो पहले इसको पूरा तैयार करना और फिर ये टेस्ट जो आपको दिया है जिसमें हर तरह का क्वेश्चन दिया गया है उसको आपने प्रैक्टिस करना है. ठीक है, सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस. सो मी दिव्या फ्रॉम हरियाणा पढ़ाकू signing off, but we'll be meeting very soon with new session. So till then, my 3 tips for you: prepare well, study hard, and make your habit to write and learn. And today I am adding the 4th one also. If you haven't taken this book, just go for it. इसको लो क्योंकि ये आपको बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाली है. So thank you. Bye bye. Take care.